द डायरेक्ट सम नोट मटेरियल एंड बुक, और इसकी स्लाइड्स में होपफुली कल तक अपलोड करा दूंगी TNP में। आई एम ऑडिबल टू ऑल? आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम, हमारी आवाज। ओके, ठीक है, कोशिश करिएगा। बाकी लोग अपना म्यूट किए रहे। जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, लास्ट में हम क्वेरी देखेंगे, ताकि बीच में रेज भी कर देंगे हैंड तो मैं क्वेश्चन के लिए आप लोग को अनम्यूट करूंगी, ठीक है? तो अनम्यूटेड रहेंगे तो फिर बैकग्राउंड नॉइज नहीं आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से कुछ थोड़ा सा जो पहले बताया था पिछले क्लास में, आज भी थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मैंने जैसे बताया कि मैं जो स्टडी मटेरियल लूंगी, आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ से स्टडी मटेरियल लिया हुआ है, बुक से और डायरेक्ट नोट से, तो वहां से आप लोग ले सकते हो। और मैं PDF के फॉर्म में आप लोग को शेयर भी कर दूंगी, और जो PPT है वो डायरेक्ट आप TNP की साइट से ले सकते हो, ठीक है? तो ये अभी जो स्टार्ट कर रही हूँ ये पाविया है, सबको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक है ना पाविया, वहां से है ये। लैम्पन, ये 3 राइटर लिखे हैं जो पाविया के नाम से सब लोग जानते हैं। ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं इसमें भी आपने देखा है कि जब एनर्जी गैप जितना है उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ अगर उस पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के लोअर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट करता है एक ऑक्युपाइड ऑर्बिटल से एक अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल। तो जो ग्रेटर पोटेंशियल का होता है जो अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल, तो जनरली हम इसको टर्मिनोलॉजीज देते हैं कि होमो और ल्यूमो। जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उनको हम होमो कहते हैं, और जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको ल्यूमो कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो वेरिएबली 125 to 650 किलो जूल पर मोल होता है। ओके, और जैसे कि आप लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो E एक्साइटेड माइनस E ग्राउंड, ये जो hν है, इतनी एनर्जी जो रेडिएशन आपकी पड़ रही है, मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, then only the electronic transition will take place. Now there are electronic energy levels where the transition took place or takes place. जैसा जो सिग्मा है, पाई है, एन है, पाई एंटी बॉन्डिंग है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग आपको फिगर में जैसे दिख रहा है। ये कंपाउंड्स पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला था पिछले क्लास में कि मैं स्पेसिफिकली आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में डील कराऊंगी। आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जिस जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये आपके बहुत तरीके के होते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत तरीके के इन्वॉल्व रहते हैं। आपको पता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। तो ये जो सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट जो मॉलिक्यूल्स है जिसमें सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स जिनको आप बोलते हैं उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पाई बॉन्ड भी होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर, केवल अगर सिग्मा होंगे तो उसमें सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल्स लेंगे उसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं। ओके, नाउ सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, देन पाई एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, एंड देन नॉन बॉन्डिंग। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स दिखाया गया है फिगर में, ये उस मॉलिक्यूल का दिखाया गया है जिसमें तीनों प्रेजेंट है। अब जैसे कि ये तीनों किससे प्रेजेंट हो सकते हैं हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल तीनों का ले लेती हूँ। जैसे अगर एल्केन है
तो एल्केन में केवल सैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं, दैट मीन्स कि उसमें केवल और केवल सिग्मा और सिग्मा एंटीबॉडी होगा। अगर पाई है, जैसे एल्कीन्स है या दूसरे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ है, उस सारे में चाहे वो लोड पेयर वाले हैं कि नहीं है, उन सब में क्या होगा आपका पाई बॉन्ड भी होगा और नॉन बॉन्डिंग भी होगा। अगर वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ऐसे एटम्स रखा हुआ है, ऐसे एलिमेंट्स रखा हुआ है। ओके, अब जो ट्रांजिशन होता है, जैसे इसमें दिखाया है सेकेंड फिगर के सेकेंड पार्ट में कि सिग्मा टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन हो सकता है, पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन हो सकता है, या फिर एन टू सिग्मा स्टार। ये जो स्टार है ये आपको बताता है हाईएस्ट लेवल, जो क्या होते हैं वो अनऑक्युपाइड स्पेसिफिकली होते हैं और उनकी ज्यादा होती है एनर्जी। एनर्जी ज्यादा होने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो सिमेट्री है वो उनकी सेम नहीं होती है, वो अपोजिट सिमेट्री के होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जो नीचे ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिमेट्रिक ओवरलैप्ड होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी कम होती है। तो ये जो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल से, वो N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो सकते हैं और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग हो सकते हैं या N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो सकते हैं। ये सारे के सारे ये एंटी बॉन्डिंग है, इनकी एनर्जी ज्यादा है। नाउ ये जितने भी कंपाउंड्स आप देख रहे हैं उसमें ट्रांजिशन जैसे मैंने बताया कि अगर एल्केन्स है, एल्केन्स क्या होता है आपका सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है। सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन किसमें होगा, जिसमें कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। उसके बाद अगर पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग केवल हो रहा है, इसका मतलब उसमें जरूरी नहीं है कि आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो उस इसलिए जैसे एल्कीन्स है, एल्कीन्स में सी डबल बॉन्ड सी होगा तो इसमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग होगा। लेकिन जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है या एजो कंपाउंड्स है, इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने की वजह से एन नॉन बॉन्डिंग भी होगा और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग तो होगा ही होगा। उसी जैसा मैंने बताया एन सिग्मा एंटीबॉडी और एन पाई एंटीबॉडी का एग्जांपल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन कंपाउंड्स भी आ सकते हैं और एन पाई एंटीबॉडी में इन कार्बोनिल कंपाउंड्स आ सकते हैं। ये एग्जांपल था जिसमें जिस तरीके की ट्रांजिशंस हो सकती है। अब ये जो ट्रांजिशन होता है, कल एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि मैम सिलेक्शन रूल फिर से बता दीजिएगा। सिलेक्शन रूल मैंने शेयर किया था स्लाइड में जो पिछले क्लास में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दे रही हूँ कि जो भी ट्रांजिशन होते हैं वो ऑब्जर्व हमें हो ये जरूरी नहीं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो कुछ रूल से गवर्न होते हैं जिनको कि सिलेक्शन रूल कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रूल होता है कि जो ट्रांजिशंस अगर स्पिन क्वांटम नंबर रखा है इन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, वो नहीं होगा। आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताया था। आई विल गो थ्रू दैट स्लाइड। नो, सिलेक्शन रूल मैंने आपको बताया था कि 3 जो एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है वो 3 रूल से आपके गवर्न होते हैं। पहला कि जो स्पिन है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। जैसे आपको अपने घर का एड्रेस बताना होता है तो आप क्या करते हो, पहले आप कंट्री बताते हो, उसके बाद मतलब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में ले लीजिएगा। कंट्री बताएंगे, स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, फिर रीजनल प्लेस बताएंगे। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल्स आर द होम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम टाइम उस ऑर्बिटल में रहता है। पहले हम सोचते थे कि वो गोल गोल है, फिर जब हम थोड़े से बड़े क्लास में गए तब मुझे हम लोग को समझ में आया कि जो एल है वो क्या बताता है, वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, और ये एन, एल, एम, एन इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। उसी में से एक एस आता है जिसका मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो +½ या -½ हो सकता है। तो जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन अगर चेंज हो रहा तो आपको ये गवर्न
अर्न नहीं करेगा। ये रूल है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते वक्त जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है दो ऑर्बिटल्स के बीच में, वो सिमेट्री अलाउड होना चाहिए। सिमेट्री अलाउड का मतलब ये है कि जैसे आप ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ऑर्बिटल्स में आप देखते हैं कि आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव दिखाता है। किसी किसी बुक में आपको पॉजिटिव निगेटिव दिखाएगा, किसी किसी बुक में आपको प्लस शेडेड और नॉन शेडेड फॉर्म में दिखाएगा। तो वो सिमेट्री आपको दिखाती है। उसके बाद अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होते हैं कि कोई भी ट्रांजिशन जो सिलेक्शन रूल फॉलो करते हैं वो अलाउड होते हैं, और जो नहीं फॉलो करते हैं ये ट्रांजिशन रूल्स वो फॉरबिडन होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो और चाहे वो इंटरनल एग्जाम्स हो, कि कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है। तो मोस्ट ऑब्जर्वेबल फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है N2π एंटीबॉन्डिंग। हम जब डील कर रहे थे, ये तो था कि डिफरेंट तरीके के सिलेक्शन रूल्स हम लोग देख रहे थे कि ये जो सिलेक्शन रूल्स हैं आपके, ये कैसे गवर्न होते हैं। नाउ इन सिलेक्शन रूल्स के अलावा इन सिलेक्शन रूल्स के अलावा आपको ज्यादा उसमें नहीं करना है। जो क्वेश्चंस करने हैं आपको वो आपके डायरेक्ट आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ओरिजिन और यूवी बैंड स्ट्रक्चर कैसा होता है। पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो यूवी स्पेक्ट्रा होता है वो ब्रॉड होता है। ओके, क्यों ब्रॉड? क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रा होता है जैसे इस फिगर में दिखा रहे हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से, और साथ में बहुत से जो वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं रोटेशनल लेवल से। तो इसलिए जो स्पेक्ट्रम नॉट से इवन ना हो करके बहुत ढेर सारे V1, V2, V3, 4 और V1, V2, V3 से होता है, इसलिए वो जो स्पेक्ट्रा आता है वो बहुत ब्रॉड आता है। जबकि जो दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें क्या होता है कि वो बहुत शार्प आता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया था एनएमआर में बहुत शार्प स्पेक्ट्रा आता है। डिपेंड करता है कि उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या है, वो एनएमआर के टाइम पे बताऊं। जो इंस्ट्रूमेंट का क्लेरिफिकेशन था वो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया था, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। अब मैं ये ग्राफ दिखा रही हूँ आपको। ये ग्राफ है जो बेंजोइक एसिड का है, बेंजोइक एसिड का है। बस इसमें क्या दिखा रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन में बेंजोइक एसिड का स्पेक्ट्रा कैसा आता है। ये जो बेंजोइक एसिड है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, तो जो अब इसमें देखिए ये जो यूवी स्पेक्ट्रा है इसमें 3 बैंड दिख रहे हैं, 230 पे, 272 पे, 282 पे। ओके, जो बेंजोइक एसिड है इसमें किस किस तरीके के ट्रांजिशन हो सकते हैं? सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, पाई वाले भी होंगे और एन वाले भी होंगे। ओके, तो ये जो ट्रांजिशंस है, ये जो हम्प है, ये बता रहे हैं कि कितने तरीके के ट्रांजिशंस होंगे। ओके, इसके बाद हम लोग इस पे फिर से आएंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग आज थोड़ा सा पहले वुडवर्ड फिशर रूल भी बताएंगे। ओके, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो फिर से कहाँ से? ये देखिए, ये क्लास में मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवाइज इसमें और कर रही हूँ कि जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है उतना एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता जाता है। एनर्जी लेवल कम होने की वजह से आपका जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। दैट मीन्स कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो दैट इज कॉल्ड एज द रेडशिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये अलग अलग तरीके की शिफ्ट है जिनकी डेफिनेशन मैंने पिछले क्लास में बता दी थी। ये और दो और चीजें आपको बताई थी टर्मिनोलॉजीज, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर क्या होता है, जो कलर इम्पार्टेशन के लिए
रेस्पॉन्सिबल होता है। जो कलर को इनहेंस करे या कम करे उसको ऑक्सोक्रोम कहते हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में, वो काफी कुछ बताते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये आपको पहले ही मैंने दिखाया था पिछले क्लास में कि इसका जो रेंज होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये आपका 200 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है। किसी किसी केस में ये 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक भी दिया गया है। जो यूवी होता है, जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ये मेनली क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज से रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो ये इसकी जो वेवलेंथ होती है ये 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो पिछले क्लास में मैंने किया था, ये पूरा जैसे विब्ग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसको शो किया। अब हम डायरेक्ट आते हैं कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट्स में जो अपने आप कलर्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉलिक्यूल्स कलर्ड होते हैं, इसके लिए आपके क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ये सब क्या है, ये डाई है, ओके, बीटा कैरोटीन है। ये सब क्या है, बीटा कैरोटीन नेचुरल कैरेट पे पाया जाता है। इसके बाद तो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सोर्स होता है, उसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्रैक्ट करके लाइट स्लिट के थ्रू जाती है। इसमें मोनोक्रोमेटर नहीं दिखाया है, मोनोक्रोमेटर लगाया जाता है ताकि वो एक वेवलेंथ के लिए हो। वो स्लिट से पास करके एक रोटेटिंग डिस्क से पास कराया जाता है ताकि वो रोटेट करके सैंपल सेल में जाए। सैंपल सेल आपको उसमें पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था कि वो क्यूबेट में भरा होता है आपका सैंपल। सैंपल का मतलब ये है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जिसमें आपका कंपाउंड डिसॉल्व हो जाए, उसमें डिसॉल्व करके क्यूबेट में डालते हैं। जो क्यूबेट होती है वो जनरली क्वार्ट्ज की होती है और उसका एक साइड जितना नैनोमीटर का पाथ लेंथ आपको चाहिए, जो लैम्बर्ट बियर्स लॉ से पिछले बार डिस्कस किया था, उतना वेवलेंथ का क्यूबेट लेते हैं, और दूसरी तरफ नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। इसके बाद ये सैंपल सेल मिरर से आता है, मिरर से लग करके रोटेटिंग डिस्क की तरफ फिर जाता है। बीच में अगर सेकेंड साइड में रोटेटिंग डिस्क के आएगा तो वो मिरर से करके रेफरेंस सेल में जाएगा। आपको बताया था कि सैंपल सेल के अलावा रेफरेंस सेल भी रखा जाता है। यहाँ पे सेल वर्ड दिया है, आपको मैंने क्यूबेट बताया था पिछले क्लास में। ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम है। पिछले वाले में आपको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट दिखाया था जिसमें क्यूबेट रखा गया। एक क्यूबेट में आपका सैंपल था और दूसरे क्यूबेट में आपके रेफरेंस सेल था। जो रेफरेंस होता है वो ओनली सॉल्वेंट होता है, वो हम बेसलाइन करेक्शन के लिए रखते हैं। बेसलाइन करेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर कोई एब्जॉर्प्शन वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट कर रहा है तो उसकी वजह से आपका जो सैंपल का है एब्जॉर्प्शन वो अफेक्ट ना हो। तो जो ये सॉफ्टवेयर की अपनी सॉफ्टवेयर खुद ब खुद कर लेता है। बस आपको रेफरेंस सेल रखना होता है, सैंपल रखना होता है, दोनों अलग अलग क्यूबेट में, जिसमें रेफरेंस मतलब कि जिसमें आपका सॉल्वेंट है केवल और सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें सॉल्वेंट डिसॉल्व है सॉल्यूशन का। तो जब बेसलाइन करेक्शन करते हैं तो जो सॉल्वेंट है वो अपने आप ही उसका नॉइज और जो भी आ रहा है वो कट जाता है, केवल हमें कंपाउंड का मिलता है। इसके बाद रोटेटिंग डिस्क के बाद डिटेक्टर होता है और उसके बाद एनालाइज, डायरेक्ट आप एनालाइज कर सकते हैं। जो सिग्नल हमें मिलती है हम डायरेक्ट उसको रीड नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप चेंज करके देता है एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, तो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम होता है, इसमें जो लाइट सोर्स होती है ये कंबाइंड सोर्स होती है जो कि 200 से 800 मीटर नैनोमीटर तक डायरेक्ट इसमें अलाउड होता है। जो ड्यूटेरियम लैंप होता है वो यूवी रेंज का होता है। इसमें टंगस्टन या फिर हैलोजन रेंज लेजर करनी है तो उसके लिए यूज किया जाता है।
जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, मतलब जो पहले आपने देखा तो पहला जो पार्ट था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, लाइट सोर्स का, और बीच में स्लिट लगी हुई थी। ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्लिट लाइट है, ये क्या करती है, ये प्रिज्म, एक प्रिज्म की तरह वर्क करती है। जैसे आपने प्रिज्म में देखा था ना कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट होकर के जा रही है, वही काम करता है। और जो स्लिट है, केवल एक नैरो रेंज की वेवलेंथ ही इससे पास हो सकती है, जैसे आपने मोनोक्रोमेटर के। ये जो रोटेटिंग डिस्क है, ये बना हुआ होता है डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम से, डिफरेंट नंबर ऑफ, और ये जो डिफरेंट नंबर ऑफ आपके सेगमेंट्स हैं, ये आपके अलग अलग कौन सा ट्रांसमिट हो रहा है, कौन सा डिफरेंट फिनोमिना है। जैसे आपको 3 फिनोमिना बताया था, मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर रही हूँ तो होपफुली आप लोग इसको इजीली देख पाओगे। ये देखिए, तो जैसे पिछले बार बताया था कि कुछ ब्लैक सेक्शन है, कुछ मिरर्ड सेक्शन है और कुछ ट्रांसपेरेंट सेक्शन है। मतलब कहाँ किधर से लाइट कितनी लाइट ट्रांसपेरेंसी से वो होकर के ट्रांसमिट होकर के जानी चाहिए। मिरर्ड मतलब कि रिफ्लेक्ट बैक हो जानी चाहिए, और ब्लैक सेक्शन मतलब कि पूरा का, जैसे आप जानते हो ना ब्लैक क्या करता है, पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमें ब्लैक दिखती है कोई भी चीज, तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद आपका है रोटेटिंग डिस्क। रोटेटिंग डिस्क क्या है आपका, कि अगर लाइट हिट कर रही है मिरर सेक्शन पे, तो ये मिरर बाउंस बैक करती है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मिलती है कहाँ पे, ट्रांसपेरेंट सेक्शन जो होता है सेकेंड डिस्क का, और डिटेक्टर से पास होकर के गुजरती है। अब अगर लाइट हिट कर रही है ट्रांसपेरेंट सेक्शन में, जैसा कि दिखाया गया है, ये पास करती है थ्रू, इट पासेस थ्रू एंड बाउंस बाय अ मिरर। मिरर दिख रहा है कि आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पास कर रही है और बाउंस हो रही है मिरर के थ्रू एक सेकेंड रोटेटिंग डिस्क के द्वारा, और कहाँ मिल रही है, मिरर्ड सेक्शन ऑफ द सेकेंड डिस्क एंड बाउंसेस इनटू द डिटेक्टर। ये आपका कोई इतना परेशान नहीं होंगे अगर ये समझ नहीं आएगा तो। ये मेनली इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेनली क्या जरूरत है, जो इसके क्वेश्चंस आएंगे, जो इसके, मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता देते हैं, फिर वुडवर्ड फिशर रूल बताएं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था अभी, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया था कि सैंपल या रेफरेंस सेल जो ग्लास या क्वार्ट्ज का क्यूबिट होता है, जो पिछली बार देखे थे, और इस तरीके से बताया जाता है कि जो इसमें लाइट ट्रेवल हो वो 1 सेंटीमीटर थ्रू कंटेंट। जो डिटेक्टर में होता है ये लाइट को करंट में बदलता है ताकि आप एनालाइज कर पाए, और जो ग्रेटर इसकी इंटेंसिटी लाइट की होगी उतना ही हायर करंट होगा। तो जो एब्जॉर्प्शन पिछले क्लास में मेंशन किया था, एब्जॉर्प्शन लैम्बर्ट बियर्ड्स लॉ से निकालते हैं, log 10 I नॉट बाई आई। ये एब्जॉर्ब, जितनी लाइट इंसिडेंट हुई और जितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, लैम्बर्ट बियर्ड्स लॉ पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो इसको स्किप कर देते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है बिहाइंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको पता चल गया है, क्योंकि ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग लेवल्स होते हैं। जो लाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ की इस पे पड़ती है, जो उतनी जो एनर्जी गैप है उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो ये वही चीज इसमें लिखी हुई है कि जब लाइट पास करती है किसी कंपाउंड से, वो इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक्साइट करती है, और जो है गैप में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। ये अलग अलग जो भी मैंने बताए स्टार्टिंग में वो दिया हुआ है। ये स्लाइड आपको बता रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, वो क्या क्या है। एक इसमें बस देख लीजिए कि जो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होते हैं, ये यूजुअली वीक एब्जॉर्प्शन आपको कुछ सॉल्वेंट की
ट्रांजिशन दिया हुआ है, कितने पे पीक आती है, लैम्डा मैक्स कहा जाता है उसको। ये जो लैम्डा मैक्स है कुछ सॉल्वेंट का दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कंपाउंड ऐसा चूज, आपको जो कंपाउंड एनालाइज का जो लैम्डा मैक्स आए, अगर वो सॉल्वेंट के लैम्डा मैक्स के साथ में हो, प्लीज जिनका म्यूट नहीं है कर ले, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके, तो ये जो एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक है एन टू पाई एंटीबॉन्डिंग है, जो मीथेनॉल है या हेक्सेनॉल है या ट्राइमिथाइलअमीन है, मिथाइल पिप्रोलिक, ये सब क्या है? ये सॉल्वेंट, जनरली सॉल्वेंट जो यूज किया जाता है, तो सॉल्वेंट यूज करते हैं हम। मैंने आपको क्या बताया था? ये बताया था कि अगर सॉल्वेंट का जो भी आ रहा है एब्जॉर्प्शन, वो कंपाउंड का जो लैम्डा मैक्स है उससे कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। इसीलिए सॉल्वेंट यूज करते वक्त चूज करते कि हम कौन सा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है अलग अलग कंपाउंड का, वो अलग अलग रेंज में होता है। अगर जैसे आपने एल्केन्स का देखा, वैसे ही एल्कीन से पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है जो 170 से 190 नैनोमीटर के बीच में होता है। उसके बाद वैसे ही आपके कार्बोनिल्स होते हैं जो 190 नैनोमीटर और 280 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। आपको दिया है ये कुछ इथीन, हेक्साइन, इथेनॉल, ये कुछ कंपाउंड्स के ट्रांजिशन दिए हुए हैं और इसमें लैम्डा मैक्स आता है, ये दिया हुआ है ट्रांजिशन में। कुछ कन्वेंशंस और टर्मिनोलॉजीज है जो आप लोग को पहले ही स्लाइड में डिस्कस कर दिया है, इसमें फिर दी हुई है। तो क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोमेटिज्म ये मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इसको स्किप कर रही हूँ। जो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है यूवी रेडिएशन का, वो सेम रेंज में नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान में रख करना चाहिए कि जो सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा पहले आ जाए। अब जैसे इसमें नीचे एक फिगर दिया हुआ है, सॉल्वेंट है वो बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट क्या करेगा, सैंपल के थ्रू पास करेगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट आपको पता होगा, पोलर सॉल्वेंट जो कि डायपोल ज्यादा बनता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होती है, वो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनका पोलैरिटी बहुत कम क्यों होता है? क्योंकि उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी के अलावा हम पोलर और नॉन पोलर को ऐसे भी बता सकते हैं कि जिन कोवेलेंट बॉन्ड्स में एक तरफ जाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, मतलब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप जिसमें जल्दी हो जाता है या होता है, उसको हम पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं। अब जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें दिया हुआ है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो जो फाइन स्ट्रक्चर है वो डिसअपियर हो सकता है। जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, इसीलिए वो फाइन स्ट्रक्चर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये जैसे आपको ये दिया हुआ है, ये विजिबल है, ये स्पेक्ट्रा विजिबल है ना, थोड़ा जूम करके देखेंगे तो विजिबल होगा कि आइसो ऑक्टेन और इथेनॉल। आइसो ऑक्टेन एक नॉर्मल एल्केन है, एल्केन है। आइसो मतलब क्या है? ये आइसोमर है ऑक्टेन का। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन कंटेनिंग एल्केन, और आइसो एल्केन मतलब जिसमें सेकेंडरी कार्बन हो। तो ये जो आइसो ऑक्टेन है, इसका ग्राफ देखिए कितना शार्प आया है रदर देन इथेनॉल। इथेनॉल में ब्रॉड स्पेक्ट्रम आया, उसका रीजन वही है कि इथेनॉल एक पोलर सॉल्वेंट है। तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड करने की वजह से जो फाइन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर मतलब ये जो ग्राफ में दिख रहा है ना, फाइन स्ट्रक्चर से ये कि लैम्डा मैक्स आपका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ क्लियर है, लेकिन जो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा तो उसमें पर्टिकुलर वेवलेंथ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो फाइन स्ट्रक्चर मींस कि जैसे ग्राफ में आपको दिख रहा है ना, फाइन एकदम शार्प,
ओके, समझ में आया? किसी ने पूछा था फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि फाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। ठीक है, शार्पनेस। नाउ आगे हम देखते हैं कि सॉल्वेंट इफेक्ट्स क्या, कि पोजीशन और इंटेंसिटी जो होती है एब्जॉर्प्शन बैंड की, वो शिफ्ट हो जाती है स्पेक्ट्रम जो हम रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग सॉल्वेंट में, क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है। तो इसलिए जो पोजीशन होती है एब्जॉर्प्शन की या इंटेंसिटी, मतलब कितना ज्यादा कम या कितना ज्यादा ज्यादा, जैसे कि पिछले एक ग्राफ में आप देखिए जो स्पेक्ट्रम होता है वो बेस लाइन में वेवलेंथ होता है और एब्जॉर्बेंस, जितनी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जितना जितना एब्जॉर्प्शन है, तो एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं। पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन हुआ ये आपको स्पेक्ट्रम में दिखाया जाता है। ये जो चेंज हो रहा है कि कैसे कैसे डिफरेंट सॉल्वेंट लेने पे कैसे कैसे आपकी पोजीशन और इंटेंसिटी चेंज होती है एब्जॉर्प्शन की, वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे कंजुगेटेड डाइईन्स हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इससे बहुत ही कम सॉल्वेंट इफेक्ट होता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड for changing solvent from non-polar to a polar protic one। अभी आप देखें कि पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट में अंतर होता है। पोलर में हाइड्रोफाइन जो स्ट्रक्चर है वो मिसिंग रहता है, नॉन पोलर में हाइपरफाइन फाइन स्ट्रक्चर, नॉट हाइपरफाइन, फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा होता है। तो अब ये वर्ड दिया हुआ है प्रोटिक वन। बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कि प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। प्रोटिक मतलब कि प्रोटॉन फर्निश करने वाले। जो पोलर सॉल्वेंट है जिनमें पोलर प्रोटिक वन मतलब जो कि प्रोटॉन फर्निश कर, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल दो डिफरेंट तरीके की शिफ्ट्स देते हैं, बैंड देते हैं। अगर हम सॉल्वेंट उसमें चेंज कर दें, नॉन पोलर में अलग और पोलर ए प्रोटिक में अलग, जो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग बैंड होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है, और जो एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग बैंड होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करने का मतलब क्या है कि एनर्जी गैप आपका ज्यादा और किसी भी कारण से, और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग बैंड वैसे भी आप देख रहे हो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होता है, एन तो बीच में होता है, तो एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑलवेज वो शॉर्टर वेवलेंथ का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी गैप ज्यादा है। ठीक है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू दी मोर पोलैरिटी। जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं क्योंकि उनकी पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से, और सॉल्वेशन जो होता है उनका पाई ऑर्बिटल्स का, एन ऑर्बिटल्स का स्टेबलाइजेशन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ओके, अब ये स्लाइड के बाद में आप कंजुगेशन का इफेक्ट जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछली बार। इसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना करके इस स्टडी मटेरियल में दिया गया है। ये स्टडी मटेरियल डॉक्टर कल्पकम जो आईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हैं उनकी है। अब जो इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे कंजुगेशन बढ़ता है उसकी एनर्जी गैप कम होती है तो वेवलेंथ ज्यादा की तरफ चला जाता है। तो यहाँ में बस एग्जांपल दे दिया है। अगर एस सिस और एस ट्रांस तो उसमें क्या कंडीशन है एस सिस और एस ट्रांस में कि इन दोनों में ही पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जो होगा वो 230 नैनोमीटर पे आता है और एस सिस में 271 नैनोमीटर में आता है। अब ये रीजन क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी जो रिपल्शन होता है टर्मिनल लोब्स में, टर्मिनल लोब्स मतलब क्या है, पाई जो बॉन्ड होता है वो ऐसा होता है ना साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, तो जो टर्मिनल लोब्स होते हैं साई2 के वो इंक्रीज कर जाते हैं, एनर्जी होमो की इंक्रीज कर जाती है। अब ये साई1 साई2 क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके फॉर्म करते हैं। ये पेरिस रिएक्शंस जब मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से तो बहुत क्लियरिफाई हो जाएगा। जैसे ये मैंने इसलिए स्किप करना सही समझा इस टाइम पे
ये वाली स्लाइड, इसमें ये जो देखा होगा, मैंने क्लास में थोड़ा सा बताया था जब मैं बता रही थी, अभी थोड़ा सा स्किप करना चाहूंगी, जब पेरिसाइक्लिक बताऊंगी तो इसको अच्छे से क्लेरिफाई कर दूंगी। ये अभी जो स्लाइड मैं शो कर रही हूँ इसमें देखिए साई 1 और साई 2 एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। सबसे पहले जो ये दिया हुआ है ये इथीन का दिया हुआ है, 2 कार्बन है, 2 एटम, 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपके 2 आपके ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है साई 1 साई 2, एक बॉन्डिंग है एक एंटी बॉन्डिंग है, और वो किस पे डिपेंड करता है, आपका सिमेट्री पे। दोनों की सिमेट्री अगर एक तरीके की है तो वो बॉन्डिंग, उनकी एनर्जी कम है, और अगर वो सिमेट्री अपोजिट होती है तो वो क्या होते हैं, वो एंटी बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। उसी तरीके से जो सेकंड है ये ब्यूटाडाइन का है। ब्यूटाडाइन में क्या दिखाया आपका, साई 1 साई 2 साई 3 एंटी बॉन्डिंग और साई 4, तो किसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आपके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इतनी ये वाली स्लाइड आप लोग इसीलिए आप लोग इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन इससे अभी स्किप कर सकते हैं, जब मैं पेरिसाइक्लिक बताऊंगी तो आप इस स्लाइड को आसानी से समझ सकेंगे। तो इसलिए इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन अभी जो आप लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये जिस इस ग्राफ में जो इस स्लाइड में दिख रहा है कि जैसे इथिलीन तो ब्यूटाडाइन या हेक्साट्राइन बढ़ रहे हैं, क्या होता है कि जो एनर्जी गैप है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एनर्जी गैप कम होने की वजह से क्या होता है, वेवलेंथ हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है, रेड शिफ्ट हो जाती है। अब ये जो लैम्डा मैक्स है, ये लैम्डा मैक्स अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। जो इफेक्ट होता है कंजुगेशन का, ये आपने देखा कि वही कह रहा है कि जो रिपल्शन होता है टर्मिनल लोब्स का, साई 2 में इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ होमो इन एक्सिस फॉर्म, तो इसलिए लेस एनर्जी मतलब हायर वेवलेंथ, तो इसलिए जो रिक्वायर्ड होती है साई 2 से साई 3 एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए, जो इस फिगर में बताया है कि टर्मिनल लोब रिपल्शन जिसकी वजह से जो अपोजिट हो गया तो उसमें नहीं। जो सब्स्टिट्यूशंस अगर हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, वो एसिस में, जैसे एसिस फॉर्म है उसमें क्या होगा, दूर दूर होगा, और जो एस ट्रांस है जैसे जो नीचे वाले जो फॉर्मूला बनाया है उसमें दिखाया है कि सब्स्टिट्यूशन में फोर्स अ मॉलिक्यूल टू टेक अ एसिस फॉर्म, क्यों, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, देखिए CH3 अपोजिट साइड, तो CH3 अपोजिट साइड में उसमें रिपल्शन कम है, तो इसलिए देयरफॉर एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम अ लॉन्गर वेवलेंथ, तो वो रेड शिफ्ट शो करेगा रेदर देन एस ट्रांस कंफर्म। अब इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखेंगे तो ये एस सिस जिसको सिस्वाइड भी कहा जाता है, और ये क्या करेगा, रेड शिफ्ट की तरह करेगा, और इंटेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक टर्म देते हैं हम होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर, जो आपके वुडवर्ड पिचर रूल में आएगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि जो लैम्डा मैक्स है, ये जो पहला दिया है ये क्या है, ये हेट्रो एनुलर है, और जो दूसरा है वो होमो एनुलर है। एक ही रिंग में प्रेजेंट है तो वो होमो एनुलर, अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है तो वो हेट्रो एनुलर। ये जो वैल्यू है 234 और 273, इसी वजह से ये अलग अलग है, जैसे एस सिसॉइड और एस ट्रांस जो पिछले स्लाइड में डिस्कस हुआ, इसका भी वही रीजन है। अब हम आते हैं वुडवर्ड फिशर रूल फॉर डाइंग। ये वुडवर्ड फिशर रूल्स का बस थोड़ा सा मैं बता करके आज की क्लास ओवर करूंगी, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा पाए वुडवर्ड फिशर रूल पे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। वुडवर्ड फिशर ने प्रेडिक्ट किया था, ऐसे अभी तक हमने क्या देखा, इस एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स को जान सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की लैम्डा मैक्स कितनी, लेकिन वुडवर्ड ने प्रेडिक्ट किया था कि लैम्डा मैक्स वैल्यू प्रेडिक्ट किया जा सकता है उनके स्ट्रक्चर्स को देखकर। जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है फॉर द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग फ्रॉम होमो टू ल्यूम, जो बेस वैल्यू होती है इसके, इनके लिए अलग अलग रेसिड्यू की, अलग अलग स्केलेटन की कुछ वैल्यूज इन्होंने डिसाइड की बताई। जैसे बेस वैल्यू जो अनसब्स्टिट्यूटेड कंजुगेटेड एसाइक्लिक या हेट्रोएनुलर डाइन अगर है तो उसके लिए 214 नैनोमीटर रखा, और जो बेस वैल्यू अनसब्स्टिट्यूटेड कंजुगेटेड होमो एनुलर डाइन है 253 नैनोमीटर। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो डाइन हमारे होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, कंजुगेटेड, आइसोलेटेड
और क्यूमुलेटिव। जैसे आप लोग कीटीन पढ़ते हो, कीटीन क्या है? C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है? ये एक तरीके का डबल बॉन्ड है, लेकिन वो क्यूमुलेटिव। उसी तरीके से अगर आप 1,3-ब्यूटाडाइन बोलते हो, उसमें क्या है? ऑल्टरनेट सिग्मा और डबल बॉन्ड है। वो एग्जांपल है कंजुगेटेड डाइन का। और अगर 5 मेंबर्स कार्बन ले लीजिए और दोनों में आइसोलेट कर दीजिए दोनों डबल बॉन्ड को, बीच में 3 कार्बन कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे? दोनों डबल बॉन्ड आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे, तो उनको कहा जाता है आइसोलेटेड डाइन। यहाँ पे कंजुगेटेड डाइन की बात हो रही है, जो आपके अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड रखते हैं। तो ये जो कंजुगेटेड होमोएनल डाइन है, ये 253 नैनोमीटर है। वुडवर्ड फिशर रूल डाइन्स के लिए और डाइनोन्स के लिए दिया गया। जो इंक्रीमेंट है, अभी हम लोग एक एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जो इंक्रीमेंट है, ईच एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड के लिए +30 नैनोमीटर है और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 नैनोमीटर है। और नीचे डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड इफेक्ट्स दिए हुए हैं कि उनकी वजह से कितने नैनोमीटर का शिफ्ट प्रपोज किया गया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला है, पहले एग्जाम्पल में आपको क्या है? ये हेट्रोएनुलर नहीं बोलेंगे, हम क्या कह रहे हैं? हम ट्रांसॉइड बेस लेंगे। बेस लेते हैं ट्रांसॉइड, तो इसकी वैल्यू है 240 नैनोमीटर। अब इसमें रिंग रेसिड्यू कैसे पहचानेंगे? रिंग रेसिड्यू पहचानने के लिए कि हम क्या लेते हैं? हम डाइन सिस्टम लेते हैं। हम डाइन का कर रहे हैं तो हम डाइन सिस्टम लेते हैं। डाइन देखिए 1 2 3 ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम से डायरेक्ट जो अटैच्ड होगा वो रिंग रेसिड्यू होगा। जैसे फर्स्ट कार्बन पे ये रेड कलर का जो शो कर रहा है, सेकेंड कार्बन पे जो शो कर रहा है रेड कलर का, और जो थर्ड शो कर रहा है रेड कलर से, ये तीनों क्या है? ये रिंग रेसिड्यू है। एक रिंग रेसिड्यू का +5 इंक्रीमेंट होता है, तो ये 3 रिंग रेसिड्यूज हो गए, जिसका क्या होगा? +5 होगा। अब ये एक एक्सोसाइक्लिक मतलब क्या होता है? किसी रिंग के बाहर अगर लगा हुआ है डायरेक्ट उससे कार्बन से, जैसे 6 मेंबर की रिंग है, उस 6 मेंबर की रिंग से उसके अंदर तो होगा डबल बॉन्ड, नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस रिंग के बाहर अगर डबल बॉन्ड लगा है तो वो एक्सोसाइक्लिक कंसीडर किया जाता है। जैसे ये एक सिस्टम है 1 2 3, जिसमें से जो 2 3 बॉन्ड है, 2 3 बॉन्ड पहले वाली जो रिंग है उसके एक्सोसाइक्लिक है, तो एक एक्सोसाइक्लिक इसमें सिस्टम हुआ जिसका इंक्रीमेंट +5 है, इसलिए वैल्यू इतनी है। अब हम नीचे देखते हैं तो सेकेंड एग्जांपल में ये क्या है? ये ट्रांसॉइड बेस है। फिर से इसका बेस वैल्यू उतना ही होगा, इसमें भी रिंग रेसिड्यू उतने ही दिख रहे हैं और एक्सोसाइक्लिक उतने ही दिख रहे हैं। बस एडिशन क्या है कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम मतलब जो 1 2 3 कार्बन था, उस सिस्टम से डायरेक्ट अटैच्ड है एक ETO ग्रुप। उस ETO ग्रुप मतलब OR एल्कोक्सी ग्रुप, उस एल्कोक्सी ग्रुप का जो इंक्रीमेंट होता है वो +6 होता है, तो वो +6 भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फिर से वही है, फिर से मतलब वही, मतलब ट्रांसॉइड बेस ही है, उसकी भी वैल्यू 240 नैनोमीटर है। अब इसमें 3 रिंग रेसिड्यू है, साथ में जैसे उसमें एल्कोक्सी एक रेसिड्यू लगा हुआ था, इसमें क्या लगा हुआ है? एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट, इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अलावा एक एक्सोसाइक्लिक भी है। अब इसमें जो एक्सोसाइक्लिक है, जैसे बाकी दो में था कि पहले रिंग में एक्सोसाइक्लिक लगा हुआ था, इसमें कहा एक्सोसाइक्लिक लगा है? इसमें सेकंड रिंग में देखिए एक्सोसाइक्लिक लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं आज की क्लास ओवर कर रही हूँ। इतने के बाद में आप लोग को ये इजीली नेट पे भी मिल जाएगा ये मटेरियल। अगर आप इनका नाम है कृष्णा पी कलियप्पन, तो अगर आप PDF डालेंगे तो वैसे भी मिल जाएगा, और अगर नहीं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैंने सर्कुलेट कर दिया है, आई थिंक ये PDF नहीं किया है तो मैं अभी आप लोग को PDF सर्कुलेट कर दूंगी, जो ग्रुप मेरे से अटैच्ड है उनके में ये। और जो मैं PPT सारे चीजों को कंपाइल करके बनाऊंगी बुक वगैरह करके, वो मैं TNB की साइट में डालूंगी। ये मैं TNB की साइट में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ नहीं है,
ये मैं आप लोग को पर्सनली एक स्टडी मटेरियल की तरह प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो अभी आप लोग जो भी अभी क्वेश्चंस पूछना चाहें वो क्वेश्चंस पूछ लें, नहीं तो फिर ये क्लास में ओवर करती है। किसी को कुछ पूछना है अभी? आप लोग को समझ में आ रहा है? ये तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रमोद, आप ही का सिर्फ वीडियो ऑन है, बाकी सबने वीडियो ऑफ करके रखा है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, अगर 20 से 50% भी समझ में आ रहा है तो देन इट्स ओके। आ रहा है 20 to 50%? चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग होपफुली कल या परसों जब क्लास में ना होगा तो मैं फिर से आप लोग को भेज दूंगी। ओके, शुभम ने भी अभी वीडियो ऑन किया है। शुभम, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इससे आगे। ठीक है, क्लास में बंद करते हैं।